एक बुजुर्ग महिला का बहुत बड़ा ऑफिस होता है और करोड़ों का कारोबार होता है। तभी वहां पर उससे उसके बेटा बहू जो काफी ज्यादा फटे हालत में हैं, वह उससे मिलने के लिए आते हैं। अब यहाँ पर पहले तो वह अंदर आ जाते हैं और जैसे ही यहाँ पर वह बुजुर्ग महिला अपने बेटा बहू को देखती है तो एकदम से गार्ड को आवाज लगाकर उन्हें वहां से धक्के देकर बाहर निकालने के लिए कहने लगती है। बेटा बहू से रो रो कर माफी मांगते रहते हैं, लेकिन बुजुर्ग माँ को बिल्कुल भी इस बात पर तरस नहीं आता है और वह उन्हें वहां से धक्के देकर निकलवा देती है। इसके बाद बेटा बहू अपनी आंखों में आंसू लेकर वहां से चले जाते हैं और यह माँ इस ऑफिस के अंदर बैठकर बहुत कुछ अपने मन के अंदर सोचती रहती है। कौन थी वह माँ और किस वजह से अपने उन बेटा बहू को जो रो रो कर उससे माफी मांग रहे थे धक्के देकर बाहर निकलवा देती है। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के एक शहर के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर एक बुजुर्ग माँ है और उसके घर में उसका बेटा है और साथ में उसकी बहू है। उसके बेटे का भी एक बेटा है जो कि फिलहाल स्कूल जाया करता है और वह 8वीं क्लास में है। यानी कि यहाँ पर जो महिला है वह काफी ज्यादा बुजुर्ग है और इसका बेटा जो होता है वह फिलहाल एक नौकरी किया करता है। लेकिन यहाँ पर इस परिवार के अंदर इस माँ की कोई वैल्यू नहीं होती है। इस माँ का नाम होता है कमला और बेटे का नाम होता है नवीन। नवीन की जो पत्नी है वह सीमा है और यहाँ पर दोनों पति पत्नी अपने घर की बुजुर्ग माँ का बिल्कुल भी आदर नहीं किया करते हैं और छोटी छोटी बातों पर उन्हें ताना मार दिया करते। यहाँ तक कि आलम ऐसा होता है कि जब भी कभी जब नवीन सुबह सुबह ऑफिस जाता है और माँ अगर उनके सामने आ जाए तो एकदम से नवीन माँ पर चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हारे शरीर से बदबू आया करती है और तुम इस तरह से मेरे सामने मत आया करो। जब तक मैं ऑफिस न जाऊं तब तक अपने कमरे में बैठी रहा करो। अब इस बात को सुनकर माँ को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन फिर भी वो कहने लगती है बेटा मैं तो नहा धोकर अच्छी तरह से रहा करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, रात के समय बिजली भी आया करती है पर मेरे रूम में पंखा नहीं है और पंखा ना होने की वजह से रात भर मुझे पसीने आते हैं और उन्हीं पसीनों की बदबू तुम्हें दिखाई दे रही होगी। अगर ऐसी बात है तो तू मेरे रूम में पंखा लगवा दे और मुझे नहाने के लिए एक अच्छा सा साबुन ला दे। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो नवीन होता है वह उसकी तरफ देखने लगता है। अब इस बात को सुनकर नवीन की जो पत्नी होती सीमा वह एकदम से बाहर आती है और बाहर आने के बाद कहने लगती है कि आप तो जाइए ना अपनी ड्यूटी पर, आप भी किस किस के मुंह लग जाते हैं सुबह सुबह अपना दिमाग खराब करने के लिए। ऐसा कहकर वह अपने पति को ड्यूटी पर भेज देती है और अपनी सास को फटकार लगाकर कमरे में जाने के लिए बोल देती है। यानी कि यहाँ पर घर के अंदर पूरी तरह से बहू की चला करती है और बहू जैसा भी कर दिया करती वैसा इस घर के अंदर हुआ करता है। अब यहाँ पर इनका जो बेटा होता है वह भी इन्हीं बातों को सीखता है और इसी तरह से उसके साथ किया करता है। इन सभी बातों से माँ काफी ज्यादा परेशान रहती है, लेकिन अब वो काफी ज्यादा बूढ़ी हो गई है और वह करे भी तो क्या करे। इसी वजह से वह अपने कमरे में बैठती है और बैठने के बाद अपने पति की तस्वीर को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। याद करती है उन दिनों के बारे में जब उसके पति जिंदा थे और वो दोनों एक साथ इन बच्चों का भरण पोषण किया करते थे। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद पति इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और उसके बाद से इन्होंने ही पूरे परिवार की देखरेख करके इस घर को बसाया है और बच्चों को बड़ा करके उनकी शादी भी करा दी है। यहाँ पर पहले वो गांव में रहा करते थे। ये जो घर है जिस घर के अंदर फिलहाल ये लोग रहा करते हैं शहर के अंदर, ये घर इनके पति ने कभी लिया था और कहा था कि अगर बुढ़ापे में ज्यादा परेशानी होगी तो गांव में बिजली नहीं आया करती और हम दोनों वहीं पर रहेंगे, तो इसी वजह से इस घर को लेकर डाल रहा हूं। लेकिन अब वो नहीं है और उनके बिना इस घर के अंदर उन्हें बड़ी बुरी तरह से रखा जाता है। लेकिन वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि उसके हाथ हथेली कुछ भी नहीं है। क्योंकि गांव की जितनी भी जमीन थी जिस पर वो अपना हक जमाया करती थी वो सारी बेटे की पढ़ाई लिखाई में लग गई और बची कुछ ही जमीन जब वो लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर जो उसका बेटा होता है उसने उसे बेचकर सारे पैसे अपने अकाउंट में डाल लिए हैं ताकि आगे कोई परेशानी ना हो सके। इन फ्यूचर कभी उसकी नौकरी छूट जाए तो उसे कैसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। इसके बाद थोड़ी देर रोने के बाद यहाँ पर जो माँ होती है जिसका नाम कमला देवी होता है वह अपने आंखों के आंसू को पहुंचती है और पहुंचने के बाद उसी तरह से अपने जीवन को जीने लगती है। यहाँ पर जो उसका पोता होता है वह भी उससे ज्यादा बातचीत नहीं किया करता है और छोटी छोटी बातों पर वह भी उसे धमका दिया करता है। अब तभी एक दिन अचानक से दिन के समय में यहाँ पर जो सीमा होती है उसके पास उसकी ननद का फोन आता है जो कि इसी शहर के अंदर रहा करती है क्योंकि उसकी शादी इसी शहर में हुई है। उसे महसूस है कि उसकी माँ को क्या क्या सहन करना पड़ रहा है, लेकिन वह फिलहाल कुछ भी नहीं कहती है क्योंकि एक दो बार उसने अपनी भाभी को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद जो भाभी होती है वह उल्टा उससे जबान लड़ा देती है और कह देती है कि इतनी ही बात है तो तू अपने साथ ले जा और वहां पर इसकी देखरेख कर ले। अब उसके घर में उसकी सास की चला करती थी तो इसी वजह से वह चुपचाप रह जाती है और कुछ भी नहीं कह पाती है। ननद का नाम होता है नीलम। नीलम
नीलम का फोन अपनी भाभी के पास आता है और वो कहने लगती है कि भाभी मैं वहां पर आने वाली हूँ, मुझे माँ को देखने का मन कर रहा है। तो इस बात को सुनकर भाभी के तन बदन में आग लग जाती है, लेकिन वह उससे कुछ नहीं कहती और कहती है कि ठीक है आ जाना, कोई बात नहीं, और कब आने वाली हो। तो यहाँ पर नीलम कहती है कि 2 दिन बाद मैं आने वाली हूँ। इसके बाद जो भाभी होती है वो फोन तो काट देती है, लेकिन चिल्लाकर अपने पति से कहने लगती है कि सुनते हो, एक आफत तो हमारे पास है ही और एक और आफत आने वाली है, अब क्या होगा हमारे इस घर का। वैसे इस घर के अंदर जगह नहीं है और तुम्हारी बहन और आने के लिए बोल रही है। इस बात को सुनकर नवीन हाँ में हाँ मिलाता है और कहने लगता है कि कोई बात नहीं, ये समाज है, समाज न जाने क्या क्या कहेगा और इसी वजह से तुम कुछ मत बोलो, आने दो उसको। ऐसा कहकर वह उसे चुप करा देता है। और यहाँ पर यह खबर जैसे ही माँ को मिलती है तो माँ एकदम से बड़ी खुश होती है, सोचती है कि चलो अच्छा हुआ, कम से कम मेरी बेटी अब तो आने तो वाली है और बहुत ही अच्छा रहेगा, मैं उससे बातें करूंगी और मेरा भी मन लग जाएगा। यह सोचकर वह बड़ी खुश होती है और दिन भर घड़ी की तरफ देखते हुए समय को व्यतीत करने लगती है। पहले तो एक दिन बीतता है, फिर दूसरा दिन बीतता है और जैसे तीसरे दिन की सुबह होती है तो यहाँ पर कमला देवी बड़ी खुश होती है कि आज उसकी बेटी आने वाली है और इसी वजह से वह चहकते हुए इधर उधर घर में घूम रही है। तभी यहाँ पर जो बहू होती है जिसका नाम सीमा होता है, वह एक पुरानी साड़ी लाकर अपनी सास को दे देती है और कहती है कि आज अच्छी तरह से नहा लो और इस साड़ी को पहन लो, वरना अगर तेरी बेटी को तेरे में से बू आएगी तो वो कहेगी कि माँ का अच्छे से ख्याल नहीं रख रहे। अब इस बात को सुनकर जो यहाँ पर सास होती है वो कहने लगती है कि ठीक है मैं नहा लेती हूँ, लेकिन जैसे उस साड़ी को लेकर वो चलने लगती है तो तभी अचानक से वो साड़ी देखने में तो उसे पुरानी लगती है, लेकिन वैसी साड़ी उसकी बहू कभी भी नहीं पहना करती थी। और वह पूछने लगती है कि बहू ये साड़ी तो तुम शायद नहीं पहना करती इस तरह की, तो ये साड़ी तुम कहां से लेकर आई। तो इसके बाद यहां पर जो बहू होती है वो कहने लगती है कि ये साड़ी मेरी माँ की है और मेरी माँ के पास ढेर सारी ऐसी साड़ियां हैं, तो उनके पास पुरानी साड़ी काफी हो गई थी, तो मैंने उनसे एक साड़ी मांग ली और कहा कि ऐसा करो मुझे एक साड़ी दे दो, मेरी सास के काम आ जाएगी। और इसी वजह से मैं इस साड़ी को लेकर आ गई हूं और तुम इसे पहनकर अच्छे से तैयार हो जाओ। अब इस बात को सुनते ही सास को यह बात बड़ी बुरी लगती है और वो कहने लगती है क्या बहू मेरा बेटा इतना भी नहीं कमाया करता कि मुझे 2 साड़ी नहीं तो लाकर दे दे। अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर बहू को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती है कि एक तो इतनी अच्छी साड़ी मैं तुम्हें पहनने के लिए दे रही हूँ और उसके बावजूद भी तुम ऐसा कर रही हो। तुम्हारे बेटे के पास पैसे पेट में नहीं होगा करते, वो मेहनत करके कमाया करते हैं, घर का खर्च चला ले वही काफी है। जबकि यहाँ पर बेटा अपनी जिंदगी को पूरे ऐशो आराम से जी रहा था, उसने अपने कमरे में तो एसी लगा रखा था और उस एसी को दिन भर वो लोग चलाया करते थे, लेकिन यहाँ पर माँ के कमरे में एक पंखा तक भी नहीं था, एक टेबल फैन था और वो भी काफी दिनों का खराब हो चुका था। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर माँ समझ जाती है, लेकिन वो साड़ी को पहनने से मना कर देती है। कहती है कि मैं किसी की उतरी हुई साड़ी नहीं पहनूंगी, ये साड़ी जो मैंने पहन रखी है कम से कम ये मेरे लिए खरीदी गई थी और इसी को मैं पहन कर रखूंगी, कोई बात नहीं अपनी साड़ी को अपने पास रखो। ऐसा कहकर सास मना कर देती है तो बहू भी नखरे से दिखाते हुए उस साड़ी को छीन कर अपने कमरे में चली जाती है और कहती है कि मत पहनो अगर नहीं पहनना है तो। ऐसा कहकर वो उसे 4 बातें सुनाकर वहां से चली गई थी। और यहाँ पर जो माँ होती है वह अच्छी तरह से तैयार होती है और तैयार होने के बाद अपनी बेटी के आने की राह देखने लगती है। धीरे धीरे दिन के 12 बजते हैं और जैसे ही 12 बजते हैं तो उसी दौरान अचानक से दरवाजे पर दस्तक होती है और तभी यहाँ पर जो सास होती है वो चहकते हुए दरवाजा खोलती है और सामने सच में उसकी बेटी खड़ी हुई थी। जैसे ही बेटी अपनी माँ को देखती है तो झट से उसके गले लग जाती है और इसके बाद जो माँ होती है वो उसे अंदर बुलाती है। हालांकि यहाँ पर जो भाभी होती है उसे तो ननद का आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, उसे तो लग रहा है कि खामखा ये आफत आ गई है, लेकिन फिर भी वो उसका आदर सम्मान करने की कोशिश ही करती है। यानी कि यहाँ पर एक कप चाय लेकर आती है और चाय के साथ 2 बिस्कुट उन्हें लाकर रख दिए थे। अब जैसे ही यहाँ पर माँ बेटी बैठे हुए थे और बहू ने चाय और बिस्कुट लाकर रखे थे, तभी यहाँ पर जो माँ होती है कमला, वह उन बिस्कुटों की तरफ ऐसे देखने लगती है कि जैसे जिंदगी में पहली बार ये बिस्कुट देखे हों। और उसके बाद जो बेटी होती है उसे ये बात महसूस हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी माँ के साथ क्या क्या हुआ करता है और इसी वजह से वह बिस्कुट उठाकर अपनी माँ की तरफ बढ़ा देती है और कहती है कि ये लो माँ बिस्कुट खाओ। लेकिन तभी यहाँ पर जो माँ होती है वो कहने लगती है कि नहीं बेटी, मैं तो दिन भर खाती रहा करती हूँ और तू ऐसा कर, तू खा ले, तू सफर करके आई है ना तो तेरा खाना जरूरी है। अब इस बात को सुनकर बेटी की आंखें नमसी हो जाती हैं, लेकिन वह कोशिश करती है कि अपनी माँ को अपने आंसू को ना दिखाए और इसके बाद कहने लगती है कि माँ मुझे बिस्कुट अच्छे नहीं लगते और तुम ही इन्हें खा लो, ये लो बिस्कुट खाओ। अब इसके बाद जो माँ होती है उन बिस्कुटों को हाथ में ले लेती है और ऐसे चाव से खाने लगती है जैसे कितना अच्छा पकवान हो और वो उसने जिंदगी में पहली बार खाया हो। यानी कि आप समझ सकते हो कि इस घर के अंदर माँ की क्या हालत रही होगी जब उसे बिस्कुट को देखकर भी ऐसा लग रहा था कि कितना अच्छा पकवान है। अब तभी यहाँ पर भाभी आ जाती है और भाभी आने के बाद झूठ मूठ का हालचाल पूछती है और कहती है कि अब कितने दिन बाद जाओगी। तो यहाँ पर जो ननद होती है वो कहती है कि 2 दिन रुकने के लिए आई थी और 2 दिन में अगर 3 दिन भी हो जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस बात को सुनकर भाभी अंदर ही अंदर से जल भुन जाती है
है, लेकिन वो उससे सामने कुछ नहीं कह पाती है। हालांकि वो कभी कभार कह दिया करती जब गुस्सा आया करता, लेकिन फिलहाल वह ऐसा कुछ भी नहीं कहती है। और धीरे धीरे शाम हो जाती है। शाम के समय उसका भाई आता है और यहाँ पर भाई भी फॉर्मेलिटी के लिए अपनी बहन से हालचाल पूछता है। अब बहन जब घर के अंदर रहती है तो देख लेती है कि भाई के कमरे में एसी है और यहाँ पर माँ के कमरे में एक पंखा भी नहीं है। इसके बावजूद भी वह चुपचाप अपनी माँ से बातें करती रहती है और धीरे धीरे एक दिन कंप्लीट हो जाता है। दूसरे दिन सुबह सुबह जो नीलम होती है वह अपने कपड़े निकालने के लिए अपने बैग के पास जाती है, तो तभी वहां पर उसे उसका भतीजा दिखाई देता है जो कि उसके कपड़ों से पैसों की चोरी कर रहा था। अब जैसे ही बुआ देखती है कि भतीजा पैसे निकाल रहा है बैग से, तो उसके बाद उसे धमका देती है और कहती है कि खबरदार, अगर तुमने इस तरह से पैसों को हाथ लगाया तो अगर तुझे किसी काम के लिए चाहिए तो बता दे, उतने पैसे मैं तुझे दे दूंगी, लेकिन इस तरह से चोरी नहीं किया करते। इसके बाद जो भतीजा होता है उन पैसों को वहां रख देता है और बुआ उसे वार्निंग देकर छोड़ देती है। कहती है कि आगे से अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे माता पिता को बता दूंगी और उसके बाद तुम्हें बहुत कुछ सहन करना पड़ सकता है। इसके बाद भतीजा भी चुपचाप वहां से चला जाता है और धीरे धीरे एक दिन भी कंप्लीट हो जाता है। अब अगले दिन सुबह सुबह यहाँ पर जो भाभी होती है वो काम धंधे में लगी हुई थी, लेकिन उसी दौरान उसका जो बेटा होता है वह स्कूल जाने के लिए कहने लगता है। तो यहाँ पर जो ननद होती है जिसका नाम नीलम होता है वह कहने लगती है कि भाभी आप काम करो, मैं बच्चे को अच्छी तरह से तैयार कर देती हूँ। इसके बाद वह बच्चे को नहाने के लिए कपड़े दे देती है और कहती है कि बेटा जल्दी से नहाकर बाहर आओ, मैं इतने तुम्हारे बैग को सेट कर देती हूँ। क्योंकि बच्चा जब पढ़ाई किया करता था तो उसकी किताबों को उसकी माँ ही रखा करती थी, भले ही वो इतना बड़ा हो गया हो। तो उसके बाद जो बुआ होती है उसके बैग में उसकी किताबों को रखने लगती है, लेकिन जैसे वो किताब बैग के अंदर डालती है तो उसे उस बैग के अंदर कुछ पैसे मिलते हैं। इसके बाद जो बुआ होती है उस पैसों को निकाल लेती है और निकालने के बाद वह सीधा हॉल में आती है और इतनी देर में यहाँ पर जो उसका भतीजा होता है वह नहाकर बाहर निकल गया था। अब जैसे भतीजे को देखती है वो कहने लगती है कि ये क्या है, तुम्हें बताया था ना कि इस तरह से पैसे नहीं लिया करते और जिस काम के लिए जरूरत है उस काम के लिए मांग लिया करो। अब कहां से चोरी किए तूने पैसे। अब इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो भतीजा होता है वह अपनी बुआ से उल्टा बोलने लगता है। कहता है कि तुम्हें किसने कहा था मेरे पैसों को हाथ लगाने के लिए, अब मेरे पैसों को हाथ लगाने की तुम्हें क्या जरूरत है, जब तुम्हारे पैसे ले रहा था तो तुमने मना कर दिया, अब मेरे पैसों को तुम क्यों ले रही हो, यह भी तो गलत बात है। अब इस बात को सुनकर वहां पर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन इतनी देर में यहां पर जैसे ये बात पूरी के पूरी सीमा को पता चलती है तो सीमा अपने बच्चे की हिमायत लेते हुए अपनी ननद को धमकाने लगती है। कहने लगती है कि महारानी अपने घर में इन सब चीजों को चलाओ, हमारा बच्चा जिस तरह से रह रहा है उस तरह से रहने दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहां पर नीलम इस बात को सुनती है और बात को सुनने के बाद अपने भाई की तरफ देखती है, लेकिन भाई कुछ भी नहीं कहता है और कहने लगता है कि हाँ हाँ सही तो कह रही है, हमारे बच्चे को हमारी तरह जीने दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, हम है ना इसकी पूर्ति पाने के लिए, और तुम अपने बच्चों पर अपना हुक्म चलाया करो। इसके बाद यहाँ पर जो नीलम होती है वह थोड़ी देर तक सोचती है और सोचने के बाद कहने लगती है कि देखो भाभी, मेरा वैसा मतलब नहीं था, दरअसल इस तरह से बच्चे बिगड़ जाया करते हैं जब उन्हें ज्यादा पैसों की आदत पाड़ देते हैं, और मुझे क्या पता कि ये पैसे आपने दे रखे हैं, मैं तो ये समझ रही थी कि जिस तरह से कल मेरे बैग से चोरी कर रहा था ऐसे कहीं से चोरी करके अपने बैग में रख रखे हैं। तभी जो सीमा होती है वो कहने लगती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुम बार बार मेरे बच्चे को चोर कह रही हो, हमारा बच्चा चोर नहीं है और हमारे पास ढेर सारे रुपए पैसे हैं। तभी यहाँ पर जो नीलम होती है वो कहने लगती है कि हाँ वो तो दिख रहा है, मेरी माँ की हालत को देखकर पता चल रहा है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, पैसे हैं तो अपने लिए हैं लेकिन माँ के लिए तो पैसे नहीं है। ये पुरानी साड़ी मैं पिछले 7 साल से देख रही हूँ और इसी साड़ी को धो धोकर माँ पहना करती हैं और इसके अलावा और कोई साड़ी मैंने माँ के ऊपर नहीं देखी है। अब इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो बहू होती है उसको बहुत चिढ़ सी लग जाती है और उसके बाद वो कहने लगती है कि हाँ हाँ इसका ख्याल रखने के लिए तू आया करती है ना, और तू यहाँ पर क्यों आई है, तुझे किसने बुलाया था। यानी कि अब तक जो भी उसके मन के अंदर दफन था उन सारी बातों को उगल देती है और उगलने के बाद अपनी ननद को खरी खोटी सुनाने लगती है। अब जब वह अपनी ननद को खरी खोटी सुना रही थी तो उसके बाद यहाँ पर उसका पति खड़ा खड़ा देख रहा था और बेटा इस बात पर खुश हो रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर यह बात सास से सहन नहीं होती है और उसके बाद वह कहने लगती है बहू मेरी बेटी से ऐसी बात मत करो, वो तुम्हारे यहाँ पर किस लिए आई है, 2 पल खुशी के जीने के लिए तो आई है और वो भी इसलिए कि अभी मैं जिंदा हूं, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तो उसके बाद ये तुम्हारे घर पर बिल्कुल भी नहीं आएगी। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो बहू होती है वह अपनी सास को भी खरी खोटी सुनाने लगती है और कहने लगती है कि यही तो नहीं हो रहा, जिस दिन तू इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी उस दिन ही हम सुख की नींद ले पाएंगे, लेकिन जब तक तुम रहोगी जब तक तो हमारी जिंदगी पूरी तरह से खराब है। अब यह बात सुनकर यहाँ पर जो नीलम होती है उसे बड़ा ही गुस्सा आ जाता है और वह अपनी भाभी से उल्टी लड़ाई करने लगती है। कहती है कि खबरदार माँ से अगर कुछ भी कहा तो, और तुम पर इतनी बोझ क्यों है माँ। तो यहाँ पर जो भाभी होती है वो पहले वाली अटकर अपनाती है और कहने लगती है कि अगर ऐसा ही लग रहा है तो अपनी माँ को अपने साथ ले जाओ, यहाँ पर क्यों छोड़ रखा है। लेकिन तभी यहाँ पर जो नीलम होती है वो कहने लगती है कि हाँ साथ ले जाऊंगी, लेकिन ये मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आज तो मैंने इनसे पूछ भी लिया था लेकिन इन्होंने मना कर दिया और कहा कि बेटी के घर पर माँ बाप शोभा नहीं दिया करते और इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ
नहीं चल सकती। इसके बाद यहाँ पर जो बेटा होता है जिसका नाम नवीन होता है, वह एकदम से बोलने लगता है कि ठीक है, अगर नहीं शोभा दिया करती तो तुम बीच में क्यों बोल रही हो, चुपचाप यहाँ पर रहने के लिए आए हो तो कुछ दिन रहकर चुपचाप नहीं जा सकती थी, खामा इस घर के अंदर पूरा ड्रामा कर दिया। तभी यहाँ पर जो बेटी होती है नीलम, वह कहने लगती है कि ठीक है भैया, ये सब कुछ ड्रामा लग रहा है, मैं अपनी माँ को अपने साथ तो नहीं ले जा सकती, लेकिन उसे उसका हक तो दिला सकती हूँ। अब इस बात को सुनकर भाई कहने लगता है कि कौन सा हक और कैसा हक। तो यहाँ पर जो बेटी होती है वो कहने लगती है कि देखो, जो घर जिस घर के अंदर तुम लोग रहा करते हो वो घर माँ के नाम है, और अगर तुम लोग इसकी अच्छे से देखभाल नहीं कर सकते तो तुम्हें ये घर खाली करना होगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो बेटा होता है वो कहने लगता है कि हम देखभाल क्यों नहीं कर रहे, हम ही तो इनकी देखरेख किया करते हैं। लेकिन तभी नीलम कहते हैं कि हाँ, वो तो दिख रहा है, देखने से लग रहा है कि कितनी देखभाल हो रही है। तो जो भाई होता है नवीन, वह कहने लगता है कि क्यों, देखभाल में क्या कसर है, सब कुछ तो है, किसी चीज की कसर थोड़ी ना है। तभी जो बहन होती है वो कहने लगती है कि हाँ, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ तुम्हारे लिए है, मेरी माँ के लिए कुछ भी नहीं है। अपने कमरे को देखो और मेरी माँ के कमरे को देखो, इस कमरे के अंदर पंखा भी नहीं है और तुम्हारे कमरे के अंदर एसी चलता रहता है, वो भी 24 घंटे। रात के समय तो तुम सोया करते हो, लेकिन दिन के समय में तुम्हारी पत्नी सोया करती है। अब अपनी माँ का इतना भी ख्याल नहीं रख सकते तो तुम्हें उस घर के अंदर रहने का कोई हक नहीं है जो घर मेरी माँ का है। इससे अच्छा तो मैं इस घर के अंदर किराएदार बसा दूंगी और जो पैसे उन्हें मिलेंगे उन पैसों से अपनी माँ की देखरेख आराम से कर सकती हूँ। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सीमा होती है उसे गुस्सा आ जाता है। उसके बाद वह अपनी ननद से लड़ाई करने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर पीछे नहीं हटती है और इसी लड़ाई के चलते यहाँ पर जो भाभी होती है वह ननद के बालों को पकड़कर खींचने लगती है। अब जैसे वो बालों को पकड़ती है तो जो माँ अब तक चुपचाप रहा करती थी उससे भी नहीं रह जाता है और वह एक जोरदार चांटा अपनी बहू को लगा देती है। अब जैसे ही यहाँ पर सास ने अपनी बहू को चांटा लगाया था तो उसके बाद बेटा एकदम से अपनी पत्नी की हिमायत लेने के लिए आता है और कहने लगता है कि माँ, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन इतनी देर में जो नीलम होती है वह एक जोरदार चांटा अपने भाई को लगा देती है और कहती है कि रुको, तुम 1 मिनट रुको और अभी के अभी मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। अब यहाँ पर दोनों बेटा और बहू को चांटा लग चुके थे और इसके बाद वह बिल्कुल चुपचाप वहां पर रह जाते हैं। बेटी यहाँ पर पुलिस को बुला लेती है और जैसे ही पुलिस आती है तो यहाँ पर जो बेटी होती है वो कह देती है कि इस तरह से मेरी माँ को ये लोग परेशान किया करते हैं और मैं चाहती हूँ कि ये इस घर को खाली करें जो कि मेरी माँ के नाम है। अब यहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और सास की जब हालत देखते हैं तो उसके बाद वे समझ जाते हैं कि सच में ही ये बेटी सही कह रही है और ऐसा ही इसके साथ हुआ करता है। तो उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो कह देते हैं कि हाँ भाई, इस तरह से अगर है तो तुम्हें घर खाली करना होगा, क्योंकि इस घर की मालकिन ये है और जैसा ये कह देंगी वैसा ही रहेगा। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो बेटा होता है पुलिस के सामने तो हामी भर लेता है, लेकिन पीछे से अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ, तुम अकेली कैसे रहोगी और हम ही तुम्हारी देखरेख कर सकते हैं और कौन यहाँ पर तुम्हारी देखरेख करेगा। लेकिन तभी अब तक जो माँ थी उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ चुका था, क्योंकि बेटी ने उससे कह दिया था कि माँ, जब तुम हमें पाल पोस कर इस लायक कर सकती हो, हमारी शादी कर सकती हो, तो अपने लिए अपनी जिंदगी को क्यों नहीं जी सकती। माँ भी फैसला कर लेती है और कहती है कि बेटा, अब बहुत हो गया और अब मैं कुछ भी सहन करने नहीं वाली। तुम्हारी बहू मुझे तुम्हारी सास की उतरी साड़ी पहनाया करती है और तुम भी बिल्कुल मेरा भी ख्याल नहीं करा करते, तो इसी वजह से 2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, वो भी इसलिए क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, मैंने अपनी कोख से तुम्हें जन्म दिया है और 2 दिन में ये घर पूरी तरह से खाली कर देना और इतने दिन तक मेरी बेटी मेरे पास ही रहेगी। इसके बाद धीरे धीरे 2 दिन कंप्लीट होते हैं और 2 दिन के अंदर जो बेटा बहू होते हैं उस घर को छोड़ देते हैं। यहाँ पर जो माँ होती है वो कहने लगती है कि बेटी ऐसा कर, इस घर को बेच दे और इसके सारे पैसे मेरे अकाउंट में जमा कर दे और मैं इसके बाद की जिंदगी मथुरा में बिताऊंगी और वहीं पर अपने जीवन को प्रभु की भक्ति में लगाऊंगी। अब इस बात को सुनकर बेटी मना करने लगती है, कहती है कि नहीं माँ जी, कोई बात नहीं, आप हमारे साथ चलो, क्योंकि इस बार मैंने अपने पति से बात कर ली है और वो कह रहे थे कि अगर ऐसी बात है तो बेशक से अपनी माँ को अपने साथ ले आओ। लेकिन माँ फिर से मना कर देती है और कहती है कि नहीं बेटी, बेटी के घर ठीक नहीं है और मैं तो इसी तरह से अपना समय बिताऊंगी। इसके बाद जो बेटी होती है वो ऐसा ही करती है और माँ वहां से सीधा मथुरा चली जाती है और मथुरा में एक किराए का घर लेकर वहां पर रहने लगती है। कुछ दिनों तक तो वह वहां पर अकेली रहती है, लेकिन उसके जैसी दुखियारी माँ उसे और भी मिलती हैं और उन सभी के साथ वह एक साथ अपना समय व्यतीत करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो माँ होती है छोटे मोटे हैंडक्राफ्टेड आइटम बनाने लगती है जो कि पुराने जमाने के तौर तरीके से बनाए जाते थे, और जब यहाँ पर वो अपने आइटमों को बनाकर उन्हें बेचने की कोशिश करती हैं तो वो आइटम काफी अच्छे दामों पर बिकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर इनको एक छोटी सी उम्मीद मिल गई थी और उसी उम्मीद के सहारे ये अपने जीवन को आगे बढ़ाती हैं। लगभग 5 साल के अंदर इनका बहुत बड़ा साम्राज्य हो जाता है और इनका अब वो घर, जिस घर को उसने किराए पे लिया था, वो तो अपना था ही था, लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग भी बनाई है जिसके अंदर वो ऐसी माओं को इकट्ठा किया करती हैं जिनके बेटे उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया करते हैं और उन सभी को
अपने पास रख के छोटे छोटे कामों को करवाकर उन सामानों को विदेशों तक भी बेचा करती हैं। 5 साल के अंदर बहुत बड़ा साम्राज्य उनका बन चुका है और अब वे अपने एक ऑफिस में बैठा करती हैं। इधर यहाँ पर 5 साल में जो उनके बेटा बहू होते हैं उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। जब यहाँ से वो घर चेंज करते हैं तो उसके बाद उन्हें किराए के घर में रहना पड़ता है और साथ में बेटे को जो आदत पाल रखी थी पैसों को ज्यादा ही खर्च करने की, वो आदत भी उनको बहुत ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि यहाँ पर बेटा घर से चोरी करके पैसे ले जाया करता है और इसी चोरी के चलते वह बद से बदतर हालत में हो जाते हैं और पूरी तरह से रोड पर आ गए थे। क्योंकि जब घर के अंदर टेंशन बढ़ती है तो उसके बाद जो बेटा होता है वो अच्छी तरह से काम पर फोकस नहीं कर पाता और काम पर फोकस न करने की वजह से जो यहाँ पर उसकी नौकरी होती है वह पूरी तरह से हट जाती है। अब बेटा दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाता है और 5 साल बाद जब उसको पता चलता है कि उसकी मां बहुत बड़ी महिला बन चुकी है तो उसके बाद बेटा बहू रहम की भीख मांगने के लिए और माफी मांगने के लिए उसके पास जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर कमला देवी अपने ऑफिस के अंदर बैठी हुई थी तो तभी यहाँ पर बेटा बहू दोनों एक साथ आते हैं जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। यहाँ पर उन्होंने ऐसे कपड़े पहन रखे थे जैसे कपड़े उस टाइम पर कमला देवी पर भी नहीं थे और उससे भी ज्यादा बदतर हालत उनकी हो गई थी। लेकिन जैसे ये लोग आकर यहाँ पर माफी मांगने का दिखावा करते हैं तो कमला देवी साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगी। अब इसके बाद वो दोबारा से रिक्वेस्ट करते हैं और सोचते हैं कि मां है मान ही जाएगी, लेकिन यहाँ पर कमला देवी सिक्योरिटी को आवाज लगाती है और उन्हें धक्का देकर वहां से बाहर निकलवा देती है। आज तक भी कमला देवी मथुरा के अंदर ही रहा करते हैं और वहां पर छोटे छोटे हैंडक्राफ्टेड आइटम बनाकर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।